जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में लेखानुदान और असाधारण अनुदान की 44वीं वीडियो बनाकर इसके 116 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में लेखानुदान और असाधारण अनुदान 45वीं वीडियो बनाकर इसके 117वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 से लिया गया है, जो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और असाधारण अनुदान से संबंधित है। ये अनुच्छेद लोकसभा को 3 विशेष प्रकार के अनुदान, ग्रांट, देने की शक्ति प्रदान करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम लेखानुदान और असाधारण अनुदान पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 से लिया गया है, जो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और असाधारण अनुदान से संबंधित है। यह अनुच्छेद लोकसभा को 3 विशेष प्रकार के अनुदान, ग्रांट, देने की शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य बजट प्रक्रिया से अलग होते हैं। लेखानुदान वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अग्रिम में खर्च की अनुमति देता है, जबकि सामान्य प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त यह संसद को अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट, बनाने की अनुमति देता है, जब सेवा की प्रकृति या परिमाण के कारण विस्तृत विवरण देना संभव न हो। अंत में यह असाधारण अनुदान की अनुमति देता है, जो किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवाओं का हिस्सा नहीं होते हैं, और संसद को इन अनुदानों के लिए भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, से धन निकालने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चलो आओ सुने अनुच्छेद में क्या लिखा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान संबंधित है। 1. अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड से च में निर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा पुनःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने के लिए प्रावधान करने वाले संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए इस खंड के तहत कोई सिफारिश अपेक्षित नहीं होगी। 2. किसी विधेयक या संशोधन को केवल इस कारण से पूर्वोक्त विषयों में से किसी के लिए प्रावधान करने वाला नहीं माना जाएगा कि ये जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने या लाइसेंस के लिए फीस की मांग या भुगतान या प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस के लिए प्रावधान करता है, या इस कारण से कि ये स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन के लिए प्रावधान करता है। 3. कोई विधेयक जिसके अधिनियमित होने और प्रवर्तन में आने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा, संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति ने उस सदन से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं कर दी हो। नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 117। हाँ, नमस्कार। ये अनुच्छेद अक्सर नेपथ्य में रहता है, पर देश की वित्तीय सेहत के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ये फाइनेंशियल बिल्स मतलब वित्तीय विधेयकों से जुड़े खास नियम कायदे तय करता है। और ये नियम सिर्फ तकनीकी नहीं है, इनके पीछे गहरी सोच है। हाँ, तो आज हमारे सामने है संविधान का वो मूल पाठ जो ये नियम बताता है, और हमारा इरादा है कि इन थोड़ी जटिल लगने वाली बातों को एकदम आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। जैसे कि कौन से बिल फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं, उन्हें पेश करने का तरीका इतना खास क्यों है, और हाँ, राष्ट्रपति की भूमिका इसमें क्या है, क्या वो बस एक रबर स्टैंप है या वाकई कोई पावर है। चलिए इसी को आज खोल कर देखते हैं। हाँ जरूर, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि देश के पैसे मतलब जनता के पैसे से जुड़े कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसमें सावधानी बरती जाती है। अनुच्छेद 117 इसी सावधानी का एक संवैधानिक तरीका है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये वित्तीय विधेयक आखिर होते क्या हैं जिन्हें अनुच्छेद 117 रेगुलेट करता है? इसके लिए शायद हमें अनुच्छेद 110 देखना होगा पहले। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 110 1 में खासकर उसके उपखंड ए से एफ तक उन चीजों की लिस्ट है जो किसी बिल को धन विधेयक या मनी बिल बनाती हैं। अच्छा, हाँ, जैसे कोई नया टैक्स लगाना या हटाना, बदलना। सही। या फिर सरकार का उधार लेना, उसकी गारंटी देना, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड या आकस्मिकता निधि कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी, उसमें पैसा डालना या निकालना, और संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या उसकी रकम बढ़ाना। हाँ, और सरकारी खातों में पैसा आना,
उसकी देखरेख, उसका ऑडिट, मतलब ये सब वो मामले हैं जो सीधे सीधे सरकारी खजाने, टैक्स और खर्च से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गए वो विषय। अब अनुच्छेद 117 का पहला खंड मतलब 117(1) इन विषयों वाले बिल के बारे में क्या खास बात कहता है? धन में अनुच्छेद 110(1) के उपखंड ए से एफ वाला कोई भी मामला है हाँ। तो उसे संसद में पेश करने या प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन लेनी ही होगी, अनिवार्य है ये। अच्छा, तो पहला फिल्टर राष्ट्रपति की सिफारिश, और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये कि ऐसा बिल राज्यसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओह, सिर्फ लोकसभा में? राज्यसभा में क्यों नहीं? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये तो लोकसभा को काफी शक्ति देता है। बिल्कुल देता है, और इसके पीछे एक बड़ा संवैधानिक सिद्धांत है। वो कहते हैं ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, सुना है, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। वही, लोकसभा सीधे जनता चुनती है, तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि पैसे से जुड़े जो सबसे अहम मामले हैं उनकी शुरुआत वहीं होनी चाहिए जहां जनता के सीधे प्रतिनिधि बैठते हैं। अच्छा, ये लॉजिक है। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स को वित्तीय मामलों में ज्यादा ताकत है। बिल्कुल वैसी ही सोच है। तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता को भी दिखाता है। और ये जो राष्ट्रपति की सिफारिश वाली बात है, क्या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? मतलब सरकार जो चाहेगी राष्ट्रपति सिफारिश दे ही देंगे? देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं, बेशक मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाँ। तो ये सिफारिश विधायिका माने लेजिस्लेचर को वित्तीय प्रस्ताव लाने से पहले कार्यपालिका की सहमति या कम से कम जानकारी सुनिश्चित करती है। ये सरकार को अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। तो एक तरह का चेक हुआ है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल एक जरूरी चेक है ये। लेकिन क्या इसमें कोई रियायत, कोई छूट भी है? मान लीजिए कोई मौजूदा टैक्स है, उसे बस कम करना है, हटाना नहीं, बस घटाना है, तो क्या उसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ेगी? ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 1171 में ही एक परंतुक मतलब प्रोवाइजो दिया गया है। अच्छा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई संशोधन अमेंडमेंट लाया जा रहा है और उसका मकसद सिर्फ किसी मौजूदा टैक्स को कम करना है या उसे पूरी तरह खत्म करना है, हाँ। तो उस संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। ओह, ये तो महत्वपूर्ण है। मतलब टैक्स घटाने या हटाने वाले संशोधन के लिए सिफारिश नहीं चाहिए, लेकिन नया टैक्स लगाने वाले बिल के लिए चाहिए। बिल्कुल सही। ध्यान देने वाली बात है कि ये छूट केवल संशोधन पर है, और वो भी सिर्फ टैक्स घटाने या हटाने के लिए। नया टैक्स लगाने या टैक्स बढ़ाने वाले बिल या संशोधन के लिए सिफारिश अभी भी जरूरी है, और ये छूट बिल को पेश करने पर नहीं, संशोधन प्रस्तावित करने पर है। समझ गया। तो टैक्स का बोझ कम करने वाले संशोधनों को थोड़ा आसान बनाया गया, शायद इसलिए कि ऐसे प्रस्तावों को लाने में एक रुकावट कम हो। हाँ, संभवतः यही सोच रही होगी। वित्तीय अनुशासन जरूरी है, पर टैक्स राहत के लिए प्रक्रिया थोड़ी लचीली रखी है। लेकिन मूल सिद्धांत वही है, बड़े वित्तीय बदलाव राष्ट्रपति की जानकारी से हों। ठीक है, ये तो हुई अनुच्छेद 117(1) की बात। अब कई कानून ऐसे होते हैं जिनमें पैसों का जिक्र तो होता है, पर वो सीधे टैक्स या सरकारी उधार जैसे नहीं होते। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने वाला कानून। हाँ, या किसी फैक्ट्री को लाइसेंस देने के लिए फीस लेने वाला कानून। बिल्कुल। तो क्या ऐसे बिल भी वित्तीय विधेयक माने जाएंगे? क्या उन पर भी राष्ट्रपति की सिफारिश और सिर्फ लोकसभा में पेश होने वाली शर्त लागू होगी? अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है अनुच्छेद 117 का खंड 3। अच्छा, तो 117(2) कुछ छूट देता है। हाँ, ये साफ करता है कि सिर्फ पैसे का जिक्र होने से हर बिल अनुच्छेद 110(a) से F वाला वित्तीय विधेयक नहीं बन जाता, जिस पर 117(1) की शर्तें लगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दायरे से बाहर रखी गई हैं? 117(2) 3 मुख्य बातें कहता है। पहली, कोई बिल या संशोधन सिर्फ इसलिए वित्तीय विधेयक नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें जुर्माना या कोई और आर्थिक दंड मतलब पेक्यूनरी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। जैसे पोल्यूशन फैलाने का जुर्माना। हाँ, बिल्कुल। वो फाइनेंशियल बिल नहीं माना जाएगा सिर्फ इस वजह से। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी, कोई बिल सिर्फ इसलिए वित्तीय विधेयक नहीं है क्योंकि उसमें किसी लाइसेंस के लिए फीस या दी गई सेवाओं के लिए फीस की मांग या पेमेंट का प्रावधान है। जैसे पासपोर्ट फीस या ड्राइविंग लाइसेंस फीस। हाँ, ये फीस किसी सेवा की लागत निकालने या किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए होती है। ये सामान्य टैक्स जैसा नहीं है। समझ गया। और तीसरी बात, वो शायद लोकल टैक्स से जुड़ी है ना?
जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 117 सब 2 कहता है कि कोई बिल सिर्फ इसलिए वित्तीय विधेयक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो किसी स्थानीय प्राधिकरण मतलब लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम या किसी निकाय द्वारा स्थानीय उद्देश्यों लोकल पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाने, हटाने, माफ करने, बदलने या रेगुलेट करने का प्रावधान करता है। अरे वाह, इसका मतलब अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाकर नगर निगमों को प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का अधिकार देती है तो उस कानून पर 117(1) वाली शर्तें राष्ट्रपति की सिफारिश और सिर्फ लोकसभा में पेश होना लागू नहीं होंगी। बिल्कुल सही, उसे राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी और उसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकेगा अगर वो राज्य विधानमंडल का मामला है तो। केंद्र के स्तर पर भी यही लागू होगा अगर केंद्र ऐसा कोई कानून बनाए। वाह। ये तो स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत अहम है। ये उन्हें अपने पैसे जुटाने में थोड़ी आजादी देता है। हाँ बिल्कुल, ये संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखता है। स्थानीय जरूरतें और स्थानीय टैक्स को राष्ट्रीय स्तर के फाइनेंशियल कंट्रोल से थोड़ा अलग रखा गया है, शायद प्रशासनिक सुविधा के लिए भी और स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए भी। तो संक्षिप्त में कहें तो जुर्माना, लाइसेंस फीस और लोकल बॉडीज द्वारा लोकल पर्पस के लिए टैक्स, इन मामलों वाले बिल पर 117(1) की खास प्रक्रिया लागू नहीं होती। ये क्लैरिफिकेशन वाकई जरूरी था। हाँ, ये व्यावहारिकता और सिद्धांत का संतुलन है, वरना हर छोटे मोटे पैसे वाले प्रावधान के लिए वही लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़गी। ठीक है, तो हमने 117(1) देखा, खास वित्तीय विधेयक, राष्ट्रपति की सिफारिश, सिर्फ लोकसभा। फिर 117(2) देखा, जुर्माना, फीस, लोकल टैक्स वाले बिल, इन शर्तों से बाहर। अब एक तीसरी सिचुएशन पर आते हैं जो अनुच्छेद 117(3) में है। हाँ, कुछ बिल ऐसे भी तो हो सकते हैं जो शायद तकनीकी रूप से 110(a) 1 से F वाले ना हो, मतलब टैक्स या उधार वाले ना हो, पर अगर वो पास हो गए और कानून बन गए तो उनको लागू करने में भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च होगा। हाँ, ये एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण स्थिति है। तो ऐसे बिलों के बारे में 117(3) क्या कहता है? ये अनुच्छेद 117 का एक और अहम पहलू है जो सीधे सीधे सरकारी खर्चे पर नियंत्रण रखता है। 117(3) कहता है कि ऐसा कोई भी बिल जिसके कानून बनने और लागू होने पर भारत की संचित निधि से व्यय मतलब एक्सपेंडिचर करना जरूरी होगा। हाँ, उसे संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा तब तक पास नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन को उस बिल पर विचार करने कंसिडरेशन की सिफारिश न कर दी हो। अच्छा, यहाँ कुछ बारीकियां हैं। पहली, ये किसी भी बिल पर लागू होता है जिससे सरकारी खजाने से खर्च होना है, चाहे वो 110(a) वाला बिल हो या ना हो। सही। दूसरी, राष्ट्रपति की सिफारिश यहाँ बिल को पेश करने के लिए नहीं बल्कि उस पर विचार करने के स्टेज पर चाहिए। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं, कंसिडरेशन के लिए। और तीसरी बात, ये सिफारिश दोनों सदनों के लिए जरूरी है, मतलब लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी, जब वो उस पर विचार कर रहे हों। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये 117(1) से अलग है। 117(1) कुछ खास बिलों पर लागू होता है, उन्हें सिर्फ लोकसभा में पेश होने देता है और सिफारिश पेश करने के लिए चाहिए। जबकि 117(3) का दायरा ज्यादा बड़ा है। ये किसी भी बिल पर लागू है जिससे संचित निधि से खर्च होना है। बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है, जैसे सामान्य बिल, लेकिन उस पर विचार विमर्श शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए और ये दोनों सदनों पर लागू होता है। तो ये हुआ एक तरह का दूसरा सेफ्टी वॉल्व सरकारी खजाने के लिए। पहला 117(1) में एंट्री गेट पर सिर्फ लोकसभा के लिए, और दूसरा 117(3) में विचार विमर्श के गेट पर दोनों सदनों के लिए अगर बिल से खर्चा होना है। किसी कानून पर अपना कीमती वक्त ना लगाएं जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस मतलब खर्चे के लिए कार्यपालिका यानी सरकार तैयार नहीं है या सहमत नहीं है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। सोचिए, संसद ने कोई बड़ी स्कीम पास कर दी पर सरकार कहे कि हमारे पास तो इसे लागू करने का बजट ही नहीं है। बिल्कुल, 117(3) इसी तरह की स्थितियों से बचाता है। ये सरकार को ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर एक कंट्रोल देता है। ये वाकई कार्यपालिका और विधायिका के वित्तीय रिश्तों को रेगुलेट करने वाला एक बहुत ही अहम नियम है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, अनुच्छेद 117 फाइनेंशियल लेजिस्लेशन के लिए एक मल्टी लेयर्ड प्रक्रिया बनाता है। हाँ, खास फाइनेंशियल बिल 110(1) से F वाले सिर्फ लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से, जुर्माने, फीस, लोकल टैक्स वाले बिल इससे बाहर, और कोई भी बिल जिससे सरकारी खजाने से खर्च होना है उस पर किसी भी सदन में विचार करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सब प्रक्रियाओं का मकसद क्या है? वित्तीय स्थिरता, सोच समझकर नीतियां बनाना और कार्यपालिका विधायिका में संतुलन, ये पक्का करना कि जनता के पैसे का मैनेजमेंट लापरवाही से या जल्दबाजी में न हो। संविधान बनाने वाले इस मामले में बहुत सावधान थे। हाँ, बहुत ज्यादा। पैसे के मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी समझी उन्होंने। तो श्रोताओं के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है?
इसका क्या महत्व है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, ये सीधे तौर पर जुड़ा है कि सरकार हम पर टैक्स कैसे लगाती है, कहाँ से उधार लेती है और हमारा ही पैसा कैसे खर्च करती है। हाँ, ये तो है। ये नियम तय करते हैं कि इन बड़े फैसलों में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे हो। इसे समझने से हमें पता चलता है कि हमारी चुनी हुई सरकार और संसद के पास फाइनेंशियल मामलों में कितनी पावर है और उन पर क्या संवैधानिक रोक हैं। ये हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई किताबियां कानूनी बहस नहीं है, ये हमारे देश के चलने के तरीके से जुड़ा है। जी, आज हमने अनुच्छेद 117 की, कह सकते हैं, गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की। देखा कि कैसे ये फाइनेंशियल बिल्स के लिए खास नियम बनाता है। हाँ, राष्ट्रपति की सिफारिश कब जरूरी है, क्यों कुछ बिल सिर्फ लोकसभा से शुरू होते हैं, और कैसे सरकारी खजाने से होने वाले खर्च पर भी विचार करने से पहले एक चेक लगाया गया है। और ये भी समझा कि जुर्माना, फीस और लोकल टैक्स को इन खास नियमों से छूट क्यों मिली है। हाँ, और ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां फाइनेंशियल पावर कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो, बल्कि अलग अलग लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस हों। राष्ट्रपति की भूमिका, लोकसभा की प्राथमिकता और फिर दोनों सदनों द्वारा विचार से पहले वित्तीय मंजूरी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने फाइनेंशियल मैटर्स को कितनी गंभीरता और दूरदर्शिता से देखा था। आज की ये बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। हमने देखा राष्ट्रपति की सिफारिश 117(1) और 117(3) में कितनी अहम है, पर क्या ये सिफारिश वाकई में एक स्वतंत्र संवैधानिक जांच है? या ज्यादातर मामलों में ये बस सत्ताधारी पार्टी की मर्जी का ही आईना होती है, खासकर जब राष्ट्रपति और सरकार एक ही तरफ के हों? क्या ये प्रक्रिया असल में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है? ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब शायद सिर्फ संविधान के टेक्स्ट में नहीं, बल्कि उसके अमल में, उसके प्रैक्टिस में छुपा है। हाँ, एक और सोचने वाली बात है, अनुच्छेद 117(2) ने लोकल टैक्स को इस खास प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा? क्या सिर्फ प्रशासनिक आसानी के लिए, या इसके पीछे भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने, लोकल बॉडीज को सच में फाइनेंशियल आजादी देने की कोई गहरी सोच थी? और अगर सोच थी तो क्या वो मकसद जमीन पर पूरा हो रहा है? इन प्रावधानों का असल असर क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी सोचते रहना जरूरी है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। चलिए आज यहीं रोकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय के अंतर्गत था लेखानुदान और असाधारण अनुदान। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।